फ्रेंड, डिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते हम आ चुके हैं चैप्टर 5 की तरफ। जब हम चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं तो हमने इसका कर लिया है पार्ट 1। पार्ट 1 को जब हमने करा था तो 35 से लेके हमने करा था 47 तक। 35 से 47 को हमने पार्ट 1 में कवर किया था। क्योंकि ये एक बड़ा पार्ट कवर कर रहा था तो हमने इसको दो भागों में विभाजित कर लिया, दो भागों में बांट लिया। क्यों बांटा? कि जिससे हमको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो क्या बात कर रहा है चैप्टर 5? चैप्टर 5 बात कर रहा है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स। जब पर्सन्स की बात कर रहे हैं, अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन आते हैं 35 से लेके 62 बीएनएसएस, ठीक है, जो कि वही सेक्शन है जो 41 से लेके 62A सीआरपीसी के हुआ करते थे। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। तो सेक्शन 36 बात कर रहा था गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। फिर इसके बाद जब बात आई थी तो आएगा सेक्शन नंबर 37। जब सेक्शन 37 आएगा तो वो बोलता है पदामिहित पुलिस अधिकारी यानी कि डिजाइन पुलिस ऑफिसर जो होता है उसके बारे में प्रोविजन बताया था। फिर इसके बाद 38 में हमने बात की थी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। 39 में बताया था अगर नाम और निवास नहीं बताएगा तो क्या होगा। फिर उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 में बताया था प्राइवेट व्यक्ति कैसे गिरफ्तार कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। फिर इसके बाद आ गई थी हमारे मजिस्ट्रेट की बात 41 के अंतर्गत कि मजिस्ट्रेट कैसे गिरफ्तार करेगा। फिर इसके बाद जब बात आई थी सेक्शन 42 की तो ये बात कर रहा था सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण वगैरह की बात कर रहा था। 43 बोल रहा था गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। फिर 44 में बताया था कि उस स्थान की तलाशी, देखा था ना घर बनाया था कि घर में व्यक्ति प्रविष्ट हुआ तो कैसे गिरफ्तार करेगा, वो सारे प्रोविजंस। फिर 48 क्या बोल रहा था, जो 44 के बाद जो 45 आया था जो 47 सीआरपीसी का था, तो 45 क्या बोल रहा था, 45 बोल रहा था अन्य अधिकारिताओं में अधिकारियों का पीछा करना। 46 में बता रहा था कि अनावश्यक अवरोध नहीं करना। और 47 में बताया था गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी की और जमानत वगैरह के अधिकारों को बताना। अब जब हम 48 की बात करें तो यहां से हमारा पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 2, क्योंकि पार्ट हमने 1 में क्या देखा था, 35 से लेके 47 तक के प्रोविजंस हम लोग देख के आ चुके हैं। अब बात करें 48 की तो ये वही सेक्शन है जो कि होता है सीआरपीसी का 50A। क्या बोल रहा है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। ये हो गई यहाँ पे बाध्यता। क्या होगा, गिरफ्तार जो व्यक्ति किया जाएगा उसको जो गिरफ्तारी वगैरह की जाएगी तो उसके जो नातेदार वगैरह होंगे, जो मित्र वगैरह होंगे, उनको जानकारी देने की बाध्यता के बारे में प्रोविजन दे रखा है। कितने पॉइंट दे रखे हैं? टोटल दे रखे हैं यहाँ पे 4 पॉइंट। अभी ये जो चार्ट दे रखा है इसमें हमको 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो देखिए किसके अकॉर्डिंग, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीसी की बात नहीं हो रही क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बीएनएस के अकॉर्डिंग गिरफ्तार करने वाला पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति। गिरफ्तार कौन करेगा, या तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार करेगा। ऐसे अरेस्ट और अरेस्टेड पर्सन को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे जहां अरेस्ट करने के बाद रखा गया है, जहां पे भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद रखेगा, ऐसी जानकारी, मतलब कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी किसको देगा? मित्रों को, कोई इसके फ्रेंड वगैरह हैं, नातेदार हो गए, रिलेटिव्स हो गए, या अन्य व्यक्ति को। कौन सा होगा वो अन्य व्यक्ति? वो अन्य व्यक्ति वह होगा जिसको कि व्यक्ति नाम निर्दिष्ट करेगा, बताएगा कि भाई ये व्यक्ति है, इसको आप इन्फॉर्म कर दो। तो क्या करेगा, नाम निर्दिष्ट हो तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को देगा। जो भी उसका ऑथराइज्ड जो होगा पुलिस ऑफिसर, उसको क्या करेगा, बताएगा कि ये व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। इसका नंबर 1 पॉइंट हमको ये बोला। फिर आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे बोल रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर होगा वो अरेस्टेड पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार होगा उसको बताएगा उसके राइट, कि भाई उसके कौन कौन से राइट हैं, जैसे जमानत का अधिकार, ठीक है, ये होता है ना, अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, नातेदारी को सूचना देने का अधिकार, ये सारे बताएगा। ऐसे व्यक्ति की अरेस्ट की जानकारी किसे दी गई है, ये पुलिस बुक में लिखेगा। एक पुलिस बुक होती है, लिखेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विहित होगी। इसका मतलब होगा कि राज्य सरकार जो पुलिस बुक निर्धारित करती है, पुलिस क्या करती है, अपने थाने में एक पुलिस बुक को रखती है। वो किसके द्वारा नियम बनाए गए होते हैं, उसके अंतर्गत जो नियम बनाए गए रखे होते हैं वो बनाए गए रखे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति की सूची रखेगा कि भाई जो जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है उसके बारे में जानकारी हमको किसने दी थी, ठीक है।
मजिस्ट्रेट की ड्यूटी यहाँ पे तो हो गई पुलिस के बारे में, यहाँ पे बता रहा है मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि वो देखे कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का पालन हो रहा है या नहीं। पॉइंट 1 कौन सा हो गया? पॉइंट 1 हो गया कि ये वाली चीज हुई है या नहीं, और पॉइंट 2 बोल रहा है भाई इसको अधिकार वगैरह जो दिए गए थे वो उसको बताए गए हैं या नहीं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यह आ गया हमारा वो 48 हो गया। अब हम 49 की तरफ आ चुके हैं। तो 49 वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 50A। क्या बोल रहा है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। अब भाई क्या करेंगे, जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मान लीजिए मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करके ले गए हमको एक जगह पे कि भाई तुमको यहाँ पे रखा जाएगा, साइन वाइन वगैरह हमारे से करा ली करके, फिर क्या कहते हैं, तलाशी ली जाती है। तो यहाँ पे क्या की जाती है? बॉडी की तलाशी ली जाती है। लेकिन अगर किसी महिला की तलाशी ली जाएगी तो वो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही ली जाएगी। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी जमानती या जमानती वारंट के अधीन गिरफ्तार करता है किसी व्यक्ति को। आपको अगर मैं तलाशी वाला पॉइंट याद दिलाऊं ना, तो आपको जाना पड़ेगा मिर्जापुर की सीरीज पर। जी हाँ, मिर्जापुर की सीरीज सब लोगों ने देखी होगी, मिर्जापुर फेमस है। अभी जो लेटेस्ट उसकी रिलीज हुई है मिर्जापुर की सीरीज, उसमें देखना, जो उसमें वो जो गुड्डू भैया होता है ना, उसके जो फादर होते हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनकी क्या की जाती है, गिरफ्तारी करने के बाद उनकी ली जाती है तलाशी। तो वो जो तलाशी का प्रोसेस है ना, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, तो इससे आपको तलाशी का पॉइंट याद रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर होगा जमानतीय या अजमानतीय वारंट के अधीन गिरफ्तार करता है किसी व्यक्ति को। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, चाहे से जमानती अपराध हो अजमानती अपराध हो, उसके अधीन। ठीक है, उसके अधीन वारंट के अधीन गिरफ्तार करता है। जब कभी वारंट के बिना कोई व्यक्ति वारंट के अधीन प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, यानी जब कभी भी वारंट के बिना कोई व्यक्ति वारंट के अधीन प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, इसका मतलब हो गया प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करेगा तो खुद ही थोड़ी ना जेल के अंदर डाल देगा, वो किसको कहेगा, पुलिस ऑफिसर को कहेगा। पुलिस ऑफिसर देखेगा कि वो वारंट वाला मामला है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर गिरफ्तार करता है तो वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जाती या वह जमानत देने में असमर्थ है, तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति यदि गिरफ्तार करे तो जिस पुलिस अधिकारी को वह गिरफ्तार व्यक्ति को सौंपे। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हमने बहुत बड़ी लाइन पढ़ी है लेकिन कॉन्सेप्ट एक निकलेगा कि जब कभी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या कोई पुलिस अधिकारी के पास इंफॉर्मेशन व्यक्ति है कि भाई प्राइवेट व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो क्या करेगा, अगर उसकी जमानत ली जा सकती है तो ठीक है, अगर वो जमानत देने में असमर्थ है तो जो गिरफ्तार करेगा, प्राइवेट व्यक्ति ने कहा मैं प्राइवेट व्यक्ति हूं, मेरे सामने पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, मैं कहती हूं मैंने बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो ये पुलिस अधिकारी देखेगा कि उसने जमानती अपराध किया है या नहीं किया, वो जमानत देने में असमर्थ है या नहीं, समर्थ है या नहीं। तो ये सब कुछ देखने के बाद प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार करे तो जिस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति सौंपे, मैंने इस व्यक्ति को सौंपा, तो उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है कौन सा ऑफिसर, ये है, ये हूं मैं। फिर इसके बाद मैंने इन पुलिस ऑफिसर को कहा, तो ये पुलिस ऑफिसर लेंगे तलाशी। ठीक है ना, पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर, जो भी असेंशियल जो होंगे क्लोथ वगैरह उसके जो वो रेगुलर वेयर करता है उनको छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। मतलब उनके यहाँ पे क्या होते हैं, लॉकर्स वगैरह बने हुए होते हैं जेल के अंतर्गत, वो लॉकर्स वगैरह के अंतर्गत उनको रख देगा। ऐसे अभिकृत वस्तुओं की रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। ये व्यक्ति जो गिरफ्तार करेगा, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो ए नाम के व्यक्ति को क्या दी जाएगी, रसीद दी जाएगी कि भाई आपका जो सामान था वो हमने सुरक्षित रख दिया गया है। महिला को गिरफ्तार करने पर तलाशी शिष्टता के साथ महिला के द्वारा की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं गिरफ्तार मुझे गिरफ्तार करने आते हैं तो पहले तो महिला पुलिस अधिकारी आएगी, महिला पुलिस अधिकारी ही छूकर गिरफ्तार कर सकती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अगर करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। इसके साथ अगर वो महिला अधिकारी, अगर कोई व्यक्ति तलाशी लेगा, मैं गिरफ्तार होती हूँ, अगर मेरी तलाशी ली जाती है तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा शिष्टता के साथ मेरी तलाशी ली जाएगी। बात करते हैं सेक्शन 50 की। सेक्शन 50 वही है जो है सीआरपीसी का सेक्शन 52। क्या बोल रहा है, आक्रमण आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, आक्रमण आयुध क्या हो गए, जैसे हथियार वगैरह जो होते हैं, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो जो भी उसके पास हथियार वगैरह, बंदूकें वगैरह हो गए या जो भी अस्त्र शस्त्र जो भी उसके पास मिलेंगे उनको क्या करा जाएगा, अभिग्रहण किया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बीएनएस के अकॉर्डिंग गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति
कौन सा व्यक्ति? जो अरेस्ट करेगा या फिर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और इसको सक्षम अधिकारी या मजिस्ट्रेट को पेश करेगा। ये एक पुलिस अधिकारी है, ये क्या करता है? इस व्यक्ति को अरेस्ट करता है। अब अरेस्ट, ये ए नाम का पुलिस अधिकारी बी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करता है, इसके पास मिलते हैं गन वगैरह मिलती है, तो इसको क्या करेगा? इससे ले लेगा। लेने के बाद जो सक्षम मजिस्ट्रेट होगा या फिर कोई अदर ऑफिसर होगा उसको क्या कर देगा? दे देगा। ठीक है, उसको पेश कर देगा, मतलब कोर्ट में पेश किया जाएगा ना, भाई इसके पास ये हथियार विथियार मिले थे। मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, थैली के अंदर देते हैं, साहब इसके पास ये हथियार मिला था, ये जो तलवार मिली थी, ये चाकू मिला था, ये उसके वहां पे मिला था, तो ये इसके पास था, ये इसके हाथ में था, ये सब चीजें वही वाली चीज है कि भाई मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको पेश कर देंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन 51 की। तो सेक्शन 51 सीआरपीसी का है सेक्शन 53। ठीक है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर यानी कि रिक्वेस्ट पर चिकित्सा व्यवसायी यानी कि आप डॉक्टर बोल लीजिए, जो डॉक्टर होते ना, अभियुक्त की परीक्षा एग्जामिनेशन किसके द्वारा की जाएगी? चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर। यानी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो पुलिस अधिकारी जो होगा वो क्या करेगा? डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इसकी अभियुक्त की परीक्षा ली जाए। वो कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर इसकी परीक्षा की जाएगी? तो वो निम्न हो सकते हैं। सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, ए नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, आप मान के चलिए, और उसने ऐसा अपराध किया है कि साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया कि इससे एविडेंस वगैरह लेने के लिए उसकी शारीरिक परीक्षा की जाए, उसका जो बॉडी चेकअप वगैरह होता है ना वो किया जाए। पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो यानी कि एसआई से नीचे का ना हो, प्रार्थना करने पर चिकित्सा व्यवसाय से ऐसी परीक्षा करेगा जो साक्ष्य प्रदान करने में मदद करेगी। इसका मतलब हो गया, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस अधिकारी प्रार्थना करेगा कि भाई इस व्यक्ति की परीक्षा इसलिए की जा सके क्योंकि इसने एक ऐसा अपराध किया है कि भाई इसकी अगर हम जांच वांच करेंगे तो हमें इससे साक्ष्य मिलेगा और हमें मामला सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो ये बात करी इसने। फिर इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट बोल रहा है, महिला यानी कि फीमेल की अगर शारीरिक परीक्षा करनी हो तो महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी जो महिला डॉक्टर होगी ना, आप मान लीजिए फीमेल डॉक्टर, जो फीमेल डॉक्टर होगी वो करेगी, या उसके पर्यवेक्षण में यानी कि उसके निरीक्षण वगैरह में उसको क्या किया जाएगा? शारीरिक जांच वगैरह की जाएगी। अब चिकित्सा व्यवसायी जो होगा, जो डॉक्टर मान लीजिए, हम इतनी देर से बोल रहे हैं, जो डॉक्टर होगा बिना देर किए अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट, जो भी उसने अन्वेषण वगैरह किया होगा, जो भी रिपोर्ट वगैरह तैयार करी होगी, उसको बिना देरी किए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह होगा उसको वो रिपोर्ट पेश कर देगा। बात निकली, सबसे पहले अरेस्ट किया गया व्यक्ति, उसको लाया पुलिस के सामने, पुलिस जो अधिकारी होगा वो अनुमोदन करेगा कि भाई डॉक्टर साहब आप इसकी जांच करो, क्योंकि इसकी जांच करोगे तो हमको कुछ साक्ष्य मिलेंगे जिससे कि क्या होगा, हम अपने मामले को सॉल्व कर सकेंगे। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है, अगर किसी महिला अपराधी की जांच करनी है, शारीरिक परीक्षा करनी है, तो जो महिला डॉक्टर होगी उसके द्वारा की जाएगी या फिर उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जो चिकित्सा व्यवसायी होगा, डॉक्टर होगा, चाहे फीमेल डॉक्टर हो, चाहे कोई सा भी डॉक्टर हो जो जांच कर रहा है, वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी उसको देगा, किसको? अन्वेषण अधिकारी को तुरंत दे देगा, बिना देरी किए भेजेगा। जाता है, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति हो गया, ये एक व्यक्ति है, ये रेप के लिए अरेस्ट किया गया है। ठीक है, या तो रेप के लिए, रेप के अटेम्प्ट में गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति की परीक्षा से साक्ष्य प्राप्त होगा। मतलब इस व्यक्ति की परीक्षा इसलिए की जा रही है कि जिससे कि एविडेंस मिल सके कि भाई किस तरीके से इसने अपराध किया है, तो क्या क्या बॉडी मार्क्स वगैरह है, कुछ भी जो भी होते हैं ना जो लिए जाते हैं वो डॉक्टर अपने तरीके से ले लेगा। तो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल बताए गए कि कौन कौन से होंगे, चाहे गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाए जा रहे हो। नियोजित किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा जो जहाँ रेप हुआ है वहाँ से 16 किलोमीटर की परिधि में हो। मतलब ये जो क्षेत्र है इससे यहाँ पे रेप हुआ है तो यहाँ से 16 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत ये हॉस्पिटल वगैरह होने चाहिए।
ठीक है। ऐसे डॉक्टर की एब्सेंट में ऐसे पुलिस ऑफिसर के निवेदन पर जो एसआई से नीचे का ना हो। मान लीजिए डॉक्टर उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, आप छोड़ देंगे कि नहीं कोई जांच वाच मत करो, डॉक्टर तो है ही नहीं, जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पुलिस ऑफिसर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा। तो कौन होगा वो ऐसा पुलिस ऑफिसर, एसआई से नीचे का नहीं होना चाहिए, किसी अन्य रजिस्टर्ड डॉक्टर से क्या करेगा, उसका परीक्षण यानी कि एग्जामिनेशन सद्भावना पूर्वक तरीके से यानी कि गुड फेथ से कराने के तरीके से कराया जा सकता है और आवश्यक शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। मैम क्या मतलब हुआ आवश्यक शक्ति का, तो आवश्यक शक्ति का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए वो अपना एग्जामिनेशन नहीं होने दे रहा, ठीक है, जो टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं वो होने नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, फोर्स भी यूज किया जा सकता है उसके ऊपर कि नहीं तुम टेस्ट होने दोगे, ठीक है। फिर एक ऐसे व्यक्ति के बिना देरी किए परीक्षा करेगा, वह रिपोर्ट तैयार करेगा। कौन, जो डॉक्टर होगा वो बिना किसी देरी के क्या करेगा, उसका परीक्षण करेगा, एग्जामिनेशन करेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, वो ये पॉइंट हमारे सामने दे रखे हैं, 5 पॉइंट है। कौन कौन से, नाम पता बताओ, अपना मतलब कहेगा भाई नाम पता वगैरह बता दो। फिर जो लाया गया है उसमें उसका नेम और एड्रेस होगा, किसका, जो व्यक्ति उसको लेके आया है। ए नाम के व्यक्ति ने अपराध किया और बी नाम का व्यक्ति उसको अगर लेके आया है तो बी नाम का जो व्यक्ति है उसका भी नाम और पता लिखना होगा। फिर लिखेंगे आयु, एज क्या होगी। फिर उसके बाद आ जाता है बॉडी मार्क्स, भाई उसकी जो बॉडी वगैरह है उस पर कोई निशान वगैरह है, मार के क्या खुरचने के, जो भी हो सकते हैं वो सब। डीएनए के लिए अक्यूज की बॉडी से लिया गया सामान, जैसे उसका जो डीएनए परीक्षण वगैरह कराया जाएगा तो उसकी बॉडी से कौन सा लिया, जैसे बाल लिए, नाखून लिए, तो क्या लिया है जिसके थ्रू डीएनए परीक्षण करवा सकता है, तो वो डिटेल लिखेगा। उसके बाद अदर रीजनेबल डेटा, उसके अलावा जो डॉक्टर को जो भी सुटेबल लगता है वो डेटा लेगा। बात करते हैं जिनसे निष्कर्ष निकाला गया है वो कारण संक्षेप में लिखेंगे, यानी कि जो शॉर्ट में जो भी कारण वगैरह लिखेगा वो शॉर्ट में लिखेगा। उसके बाद परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति का सही समय, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनको देख के पता चल जाता है कि बॉडी पे ये कितनी देर पहले की चोट का निशान है, तो जो भी उसको समय सबसे उपयुक्त समय लगेगा, सबसे नियर समय लगेगा, वो उस जो रिपोर्ट वगैरह बनाएगा उसके अंतर्गत लिख देगा कि भाई ऐसा कब शुरू हुआ, मतलब कहते हैं ना 2 घंटे तक रेप हुआ, या मतलब 2 घंटे तक ऐसे कोई काम किया गया या बंद कमरे में रखा गया, उसके संग मारपीट की गई, या जो भी जैसी भी चीज़ होती है ना, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं डॉक्टर, नियर बाय टाइम, कि भाई 11 से 2 के बीच में हुआ, ऐसे जो भी टाइम होता है। फिर बिना देरी के रजिस्टर्ड डॉक्टर अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। जो डॉक्टर किसको रिपोर्ट देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो 193 के क्लॉज सी के अंतर्गत डॉक्यूमेंट के पार्ट के रूप में होगा। ये एक सेक्शन बता रखा है जो कि आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगी, आप इसको बीएनएसएस के अंदर देख के आएंगे, ठीक है। सब कुछ मैं आपको परोस के नहीं दे सकती हूँ, आप क्या करेंगे, खुद जाके देख के आएंगे कि आखिर आपको भी तो पता चले ना पूरा बीएनएस खोल के कि बीएनएस के अंदर है क्या क्या, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 53 की। तो सेक्शन 53 बीएनएसएस वही है जो कि है सीआरपीसी का 54। क्या कह रहा है, जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है यानी कि जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसकी जो परीक्षा की जाएगी वो चिकित्सा अधिकारी के द्वारा यानी कि डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, गिरफ्तार करने के तुरंत बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के सेवाधीन, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा के अधीन होगा या स्टेट गवर्नमेंट की सेवा के अधीन होगा, मतलब सेवा में कार्य कर रहा होगा, जो मेडिकल ऑफिसर के, और अगर ये नहीं होगा तो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कह रहा है एक परंतु, क्या बोल रहा है कि मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर को लगे कि ऐसी परीक्षा करनी है तो वो परीक्षा कर सकेगा, और यदि गिरफ्तार करने वाली, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अगर महिला होगी तो एग्जामिनेशन जो होगा वो रजिस्टर्ड डॉक्टर जो होगी, महिला होगी, उसके द्वारा किया जाएगा या उसके निरीक्षण में किया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है अरेस्टेड पर्सन की परीक्षा करने वाला जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर होगा इस परीक्षा का एक रिकॉर्ड तैयार करेगा यानी कि अभिलेख तैयार करेगा, और उसमें क्या इंकित करेगा, मतलब क्या लिखेगा कि भाई उसकी बॉडी पे जो मार्क्स हैं या खुरचन के जो निशान हैं, किस तरीके से मारा गया, जो भी उसके होंगे वो सब चीज़ें लिखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर कह रहा है जो लास्ट वाला पॉइंट कि वे पॉइंट 1 जो कि परीक्षा की जाती है उसकी रिपोर्ट रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। अब ये बोल रहा है ये जो रिपोर्ट वगैरह तैयार करेगा ना, ये जो अरेस्ट किया गया व्यक्ति है ना, इसको देगा कि भाई ये तेरी रिपोर्ट में ये चीज़ें निकली है, ठीक है।
फिर सेक्शन 54 आता है, ये वही सेक्शन है जो कि 54A ऑफ CRPC है। क्या कह रहा है? पहचान की बात कर रहा है, शिनाख्त की बात कर रहा है। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि शिनाख्त वाला पॉइंट हम इस BNS में इस पॉइंट की जगह के अलावा और कहाँ पे पढ़ते हैं? किसी दूसरे एक्ट में। जो आप पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने IPC में पढ़ा है या CRPC में पढ़ा है या इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा है। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि भाई पहचान वाला वर्ड हमने इन तीनों एक्ट में से किस एक्ट में पढ़ा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जो पहचान होती है, शिनाख्त होती है, इसको आप पहले किसी और एक्ट में अगर पढ़ के आए हैं तो वो कौन सा होगा। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब मैं बताती हूँ आगे वाला पॉइंट। जहां किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान यानी कि शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसकी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कई व्यक्तियों के द्वारा अगर करवानी है तो क्या होगा। और ऐसा करना अन्वेषण के लिए आवश्यक समझा जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऐसा जरूरी हो तो वहां वह न्यायालय यानी कि कोर्ट जिसकी अधिकारिता पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त का आदेश दे सकेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट देगा? जो मजिस्ट्रेट होगा वो ऑर्डर देगा। ऑर्डर किसके अनुमोदन पर देगा? पुलिस ऑफिसर के अनुमोदन पर, मतलब वो रिक्वेस्ट वगैरह करेगा। तो ये मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा अपराध किया गया है, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा वो क्या किया गया? अपराध किया गया है। ठीक है, लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा अपराध किया गया है तो वो क्या करेगा? ऐसा अन्य व्यक्तियों से उसकी पहचान करने का आदेश दे सकता है। फिर यहाँ पे आ गया एक परंतु। परंतु क्या कह रहा है? अरेस्ट किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति, अगर ये दो परिस्थितियां होगी तो क्या होगा? मान लीजिए निशक्त है, निशक्त यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है जो समझ नहीं सकता, विकृचित वगैरह है, तो क्या होगा? अगर मानसिक रूप से विकृचित है या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड पर्सन है तो पहचान प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी, यानी कि जो पहचान वगैरह की जाएगी वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी अपने निरीक्षण में रखते हुए। कौन से व्यक्ति की? उस व्यक्ति की जो कि डिसेबल्ड है, निशक्त है, चाहे से मानसिक रूप से हो चाहे से शारीरिक रूप से हो। और पहचान प्रक्रिया साधनों द्वारा अभिलिखित की जाएगी। कौन से साधन होंगे? ऑडियो वीडियो पढ़ के आए हैं हम। ऑडियो वीडियो जो साधन होते हैं कहाँ पे पढ़ के आए हैं? 2A में हम पढ़ के आए हैं, डेफिनेशन क्लोज में। अब आप बोलेंगे मैम हमें तो पता ही नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। BNSS में हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, तब हमने सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन क्लोज देखे हैं, जिसमें हमने 26 डेफिनेशंस पढ़ी है। BNSS ने हमको एक आसानी दे दी है कि A से लेके Z तक उसने क्या किया है? कंटिन्यू ऐसे डेफिनेशन लिखी है, A से A, 2A, 2B, 2C, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया है, तो ये हमारे लिए याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने BNSS की सीरीज को स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के बाद आप जाके डेफिनेशन क्लोज को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है हमारा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। सेक्शन 55 बोल रहा है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब। एक जो पुलिस अधिकारी होता है वो प्रतिनियुक्त करता है, मतलब नियुक्ति करता है किसी अन्य पुलिस अधिकारी की वारंट के बिना गिरफ्तार करने की। तो प्रोसेस क्या रहेगा ये बता रहा है। तब वह अगर क्या होगा? जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी जो अपने अधिकारी होता है उसको प्रतिनियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, तब क्या प्रोसेसर फॉलो होगा? तो उसमें तब वह उसे जिसे गिरफ्तार करता है, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा उसे अपराध या अन्य कारण, मतलब कौन सा अपराध किया गया है, क्या सिचुएशन में तुमने अपराध किया है, वो सब बताएगा जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है। मान लो चोरी का अपराध कर रहा है तो उसको बताएगा भाई तुमने फलाना जगह चोरी करी है, ठीक है, मर्डर किया है, तो उसको सब कुछ बताएगा कि ये सिचुएशन थी और तुमने अपराध कारित किया है। या जो भी अन्य कारण होंगे उनको क्या करेगा? उसको बताएगा। विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश यानी रिटर्न ऑर्डर जारी करेगा और उस अधिकारी को देगा। ये पुलिस अधिकारी है ए, ये बड़ा पुलिस अधिकारी है, ये अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है, प्रतिनियुक्त को। तो इसको क्या देगा? लिखित में देगा, रिटर्न ऑर्डर देगा कि भाई तुम जाओ इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। और वह अधिकारी आदेश का साथ, जो भी इसके आदेश में लिखा होगा ना, गिरफ्तारी करने के पूर्व यानी कि पहले, बिफोर, सूचित करेगा और व्यक्ति कहे तो उसे दिखा भी देगा। मान लीजिए मुझे गिरफ्तार करने आए एक व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है, मुझे गिरफ्तार करने आया है, तो वो कह रहा है कि मुझे, उसको बी ने ऑथराइज किया है क्योंकि बी उसका क्या है? सीनियर ऑफिसर है। तो वो उसको क्या करता है? गिरफ्तार करने का लिए लिखित में देता है कि भाई ये तेरे पास ऑर्डर है, तू जाके गिरफ्तार करके आजा बरखा मैडम को। बरखा मैडम को गिरफ्तार करने आता है, वो मुझे दिखाएगा।
कि बोलेगा कि ये आपने अपराध किया है, ये आपके सार की सूचना हो गई। लेकिन मैं तो नहीं मानी, अड़ गई कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं क्यों गिरफ्तार होंगी ऐसे, आप तो मुझे दिखाओ। तो मेरे कहने पर वो अधिकारी मुझे वो सार दिखा सकता है। फिर क्या होगा, पॉइंट 1 की बात, ये जो पॉइंट 1 है इसकी बात, किसी पुलिस अधिकारी को सेक्शन 35, अब सेक्शन 35 क्या है तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो पुराने लेक्चर जाके देख सकते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब इसका इफेक्ट सेक्शन 35 पर नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन 55A ऑफ सीआरपीसी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य व सुरक्षा करने का अधिकार। तो क्या करेगा, जो पुलिस अधिकारी वगैरह होंगे जो अभिरक्षा में रखेगा उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए आगे सेक्शन 57। सेक्शन 57 कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के सामने लेके जाना। सेक्शन 57 हमको यही बताया गया है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको फिर पुलिस अधिकारी के समक्ष लेके जाएगा या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएगा। तो क्या किया जाएगा, वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी जो बिना वारंट के गिरफ्तार करता है, अनावश्यक विलंब के, बिना किसी देरी के जमानत के प्रोविजन को देते हुए, मतलब उसको बताएगा कि भाई जमानत के प्रोविजन है कि नहीं है और है तो कौन कौन से हैं, उनको देते हुए उसको लेकर जाएगा। सेक्शन 58 की बात करते हैं जो कि है सेक्शन सीआरपीसी का 57। क्या बात कर रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना, मतलब उसको 24 घंटे से ज्यादा उसको अरेस्ट करके नहीं रखेंगे। तो कोई पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, अगर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसको जो अभिरक्षा में रखने के लिए उचित अवधि के लिए निरुद्ध नहीं रखेगा, मतलब जो अवधि दे रखी है उतनी ही अवधि के लिए उसको निरुद्ध रखेगा, यानी कि अरेस्ट करके रखेगा। मजिस्ट्रेट के धारा 187 के अधीन, 187 क्या है ये जाके देखेंगे आप लोग। विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। ये 24 घंटे वाला प्रोविजन हम सीआरपीसी में भी बढ़ते हुए आए थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 24 घंटे से ज्यादा उसको निरुद्ध नहीं रखेगा, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा अपन को समझने वाली कोई बात नहीं है, तो हम नॉर्मल रीड आउट करके चलेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। सेक्शन 59 आ गया, कहता है वही सेक्शन हूँ जो कि है सीआरपीसी का 58। क्या बोल रहा है, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना किसको करेगा, डीएम को, एसडीएम को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की रिपोर्ट देगा, चाहे जमानत ली गई हो नहीं। तो बता रहा है किसको रिपोर्ट देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा या एसडीएम को देगा वारंट के बिना गिरफ्तार करने की रिपोर्ट, चाहे से उसमें जमानत दी गई हो या नहीं दी गई हो, ठीक है। सेक्शन 60 बात करते हैं, वही सेक्शन है जो है सीआरपीसी का 59। क्या कह रहा है, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, मतलब डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है सेक्शन 60। क्या बोल रहा है, अगर वो बेल बॉन्ड देगा या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के द्वारा हो सकेगा, मतलब वो बंद पत्र जमा करा देता है, जमानत पत्र वगैरह दे देता है, या फिर मजिस्ट्रेट ने कोई विशेष स्पेशल ऑर्डर दिया है तो उसके द्वारा वो क्या कर सकता है, उसका उन्मोचन किया जा सकता है। कौन सा व्यक्ति है ऐसा, पकड़ा गया व्यक्ति, उसका उन्मोचन, ठीक है। बात खत्म होगी सेक्शन 60 तक। बात करते हैं सेक्शन 61 की। सेक्शन 61 बोल रहा है मैं वही सेक्शन हूं जो कि है 60 का ए। सेक्शन 60 का ए कहता है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ने की शक्ति। निकल भागा, फिर पकड़ा और पीछा करने की शक्ति के बारे में बता रहा है। तो इसमें आते हैं 2 पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, जिसकी अभिरक्षा से वह व्यक्ति निकल भागा है, इस पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा से ये निकल भागा है तो ये पीछा कर सकता है, कहाँ पे, भारत के किसी भी स्थान में गिरफ्तार कर सकता है। मान लीजिए ये रहता था राजस्थान में, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, पुलिस की अभिरक्षा से निकल भाग के पहुंच गया एमपी, तो एमपी तक जा सकती है। एमपी के बाद पहुंच गया यूपी, तो यूपी तक भी पुलिस जा सकती है, भारत में किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार कर सकती है। फिर बात करते हैं, सेक्शन बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि भाई पॉइंट 1 में सेक्शन 44 के प्रोविजंस लागू होंगे चाहे ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य कर रहा हो या नहीं। यहाँ पे जो प्रोविजन होंगे उसमें सेक्शन 44 लागू होगा, चाहे से वहाँ पे वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है सेक्शन 44। आप बोलेंगे मैम जिसमें नीचे सेक्शंस आते हैं ना वो आप हमको होमवर्क के लिए दे देते हैं, तो फिर अगर मैं ऐसे रामायण गा के चल जाऊंगी तो आप भी रामायण सुन के बैठ जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे ही नहीं। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उस सेक्शन को जाके देखो, जिससे वो सेक्शन आपका फैमिलियर सेक्शन हो जाए। कभी उसको दोबारा पढ़ोगे तो याद रहेगा कि हाँ उस सेक्शन को मैंने उससे कनेक्ट करके पढ़ा था, ठीक है। ये तो रामायण मैं यहाँ पे गा रही हूँ और आप रामायण नाम से
सुन रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। सेक्शन 62 की तरफ आ जाओ। सेक्शन 62 कह रहा है गिरफ्तारी हमेशा संहिता के अनुसार होगी। तो कौन सी संहिता यूज करेंगे यहाँ पे? क्या यहाँ पे हम सीआरपीसी को यूज कर लेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता जी को बुला लेंगे? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी आ गई नई संहिता जो कि है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यहाँ पे गिरफ्तारी हमेशा BNSS के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। नंबर 5 जो कि हमने 35 से लेके 62 तक किया है, जिसको कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। तो पार्ट 1 में हमने कहाँ से कहाँ तक बात की थी? पार्ट 1 में हमने बात की थी 35 से लेके 47 तक, यानी 35 से 47। और जब पार्ट 2 की बात की है हमने, तो हमने किया है 48 से लेके 62 तक, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको जो लगता है आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी तरीके के व्यूज़ हैं, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि भाई कंटिन्यू हम लेक्चर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ना है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।